Okay, once again, good afternoon all of you. In the OBG portion, in the previous class, we completed with the condition with the neonatal hypothermia. ठीक है, मतलब जब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो हाइपोथर्मिया मतलब जो टेम्परेचर लो वाली कंडीशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन किए. ठीक है, the next one, the another condition we going to be discussed in the newborn baby, that is a birth asphyxia. ठीक है, the birth asphyxia means वो दूसरा हेडिंग जो न्यूबॉर्न एस्फिक्सिया के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, as it introduction phase, birth as asphyxia as failure to initiate and the maintenance of the proper aspiration. ठीक है, मतलब जो बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब रहेगा कि एज अ फेलियर टू इनिशिएट, मतलब जो कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके बर्थ होने के बाद में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बर्थ के टाइम से उसके लंग्स होते हैं वो फंक्शनिंग करने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, बट इसके अंदर जो लंग्स होते हैं इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न के वो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उसका वो चालू होना उसके अंदर फेलियर हो जाते हैं, या फिर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर रेस्पिरेशन, या तो प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है वो एक इनिशिएट का मतलब उसकी जो स्टार्टिंग नहीं हो पाती है, या फिर स्टार्टिंग हो जाती है तो अच्छी तरह से उसका जो बैलेंस या फिर उसका जो मेंटेनेंस होता है वो अच्छी तरह से उसके अंदर नहीं हो पाता है. ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय द टिश्यू परफ्यूजन, द हाइपोवेंटिलेशन, द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड द लैक्टिक एसिडोसिस. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा वो अच्छी तरह से नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो बहुत सारी जो ऑक्सीजन की जो एब्सेंस के अंदर होने वाली जो प्रोसेस होती है वो उसके अंदर मेटाबॉलिक जो अल्ट्रेशन होता है वो उसके अंदर अराइज हो जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर कैरेक्टराइज बाय द टिश्यू परफ्यूजन. ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब इसके अंदर रहेगा कि ऑक्सीजन का कमी उसके अंदर कम होने के बाद में जो टिश्यू होगा वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा और टिश्यू परफ्यूजन मतलब टिश्यू के अंदर एनलार्जमेंट वो उसके अंदर अराइज हो जाएगा और उसके अंदर फ्लूइड होगा वो इंट्रासेल्युलर से वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर उसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर उसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन द हाइपोवेंटिलेशन. ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो स्टोर बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्टोर फॉर्म के अंदर जो ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो स्टोरेज फॉर्म के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा और उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होगा वो उसके अंदर बनेगा तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का वजह से एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर ज्यादा नोटिस की जाएगी. ठीक है, तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होगा टिश्यू के अंदर, जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तो इससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो उसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर आ जाएगा और स्वेलिंग होगी वो उसके अंदर नोटिफाई की जा सकती है. ठीक है, इसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा और बॉडी के अंदर जो स्टोर जो ग्लूकोज होगा वो एनर्जी के लिए उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड या फिर कीटोन बॉडीज बनेगा और उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस वाली कंडीशन उसकी बॉडी के अंदर राइज हो सकती है. ठीक है, as is mostly it affect the lungs, heart, kidney, the brain, muscles and the gastrointestinal part. ठीक है, और ये जो बर्थ एस्फिक्सिया वाली मतलब रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसकी कंडीशन की वजह से जो मल्टी सिस्टम जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर अफेक्टेड होते हैं. इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव ब्रेन वाला पार्ट, लंग्स वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट, मसल्स वाला पार्ट और उसके अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिक सिस्टम का जो पार्ट होगा वो उसके अंदर अफेक्टेड रहता है. ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द बर्थ एस्फिक्सिया. Okay, the next after the introduction phase regarding the birth asphyxia, the next heading the etiological factors regarding the birth asphyxia. ठीक है, तो बर्थ एस्फिक्सिया वाली कंडीशन होने का उसके अंदर क्या क्या रीजन हो सकता है. ठीक है,
तो रीजंस के अंदर तो उसके जो इथियोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे तो वो अलग अलग जो 3 सब कैटेगरीज के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो हियर आर द 3 सब कैटेगरीज व्हिच में अराइज द बर्थ एस्फिक्सिया इन द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा फर्स्ट वन रहेगा एट द एंटीपार्टम द बिफोर बर्थ कॉजेस रिलेटेड टू द मदर, मतलब ऐसे जो फैक्टर्स रहेंगे जो मदर से बिलोंगिंग करता है। जब वो बेबी होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मदर के यूट्रस के अंदर होता है तब जाके उस समय के दौरान यदि कुछ अबनॉर्मलिटी होती है तब जाके उस बेबी के अंदर जब उसका बेबी का बर्थ होगा तब उसके अंदर ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा कि जैसे माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अनीमिया वाली कंडीशन, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन रहेगा, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन, सब्सटेंस एब्यूज रहेगा, ड्रग थेरेपी यदि मदर ले रही है तो, इसके अलावा इन्फेक्शन या फिर जो सिस्टमेटिक इसके अंदर कोई डिजीज रहेगी तो, या फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह रहेंगे तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है वो मदर के अंदर यदि प्रॉब्लम रहेगी तो बच्चे का द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। एज लाइक द मदर यदि माल न्यूट्रिशन के अंदर रहेगी तो माल न्यूट्रिशन के अंदर रहेगी तो मदर का ग्रोथ नहीं होगा तो इनडायरेक्ट बेबी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मदर के अंदर यदि अनीमिया मतलब जो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो हीमोग्लोबिन का लेवल होना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं होगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी ब्लड के अंदर बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के अंदर ऐसा होता है कि ब्लड होता है वो स्पीड के अंदर भागता है, ठीक है। तो स्पीड के अंदर फ्लो करेगा तो उस बच्चे के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होगा वो उसके अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई मतलब थोड़ा बहुत ब्लड होगा वो ठहर नहीं पाएगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्री एक्लेम्सिया जिसको भी हम हाइपरटेंशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। सब्सटेंस एब्यूज या फिर जो ड्रग थेरेपी मतलब एक जो मदर होगी वो ड्रग को एब्यूज कर रही है या फिर मदर कोई मेडिसिन वगैरह ले रही है तो उसका कॉम्प्लिकेशन भी उस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कोई इन्फेक्शन है या फिर जो सिस्टमेटिक मतलब किसी सिस्टम से रिलेटेड उसको कुछ बीमारी वगैरह है तो वो भी उसके अफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यदि मदर को है डायबिटीज मेलाइटस थायराइडिज्म की कंडीशन है तो ये सब जो कहीं ना कहीं उसको उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इंट्रापार्टम, ठीक है। इंट्रापार्टम का मतलब ये रहेगा कि बेबी का उसके अंदर बर्थ के टाइम, ठीक है, मतलब बेबी का जब वेजाइनल रूट के द्वारा जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तब उसके अंदर कैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल या फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो अच्छी तरह से मेंटेनेंस नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसका रीजन रहेगा प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, मतलब लंबे समय तक जो लेबर का टाइम रहेगा वो उसके अंदर लंबा पीरियड तक चलेगा, ठीक है। मतलब जो पहला जो स्टेज होता है लेबर का उसके अंदर जो 10 आवर्स तक का टाइम पीरियड होता है और 10 से 12 आवर्स तक का हो सकता है, ठीक है। दूसरी डिलीवरी होती है तो वो 6 आवर के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो उसके अंदर कंप्लीटेड हो जाती है। बट इसके अंदर जो लंबा समय तक चलता है जिसमें बच्चे का साइज यदि बड़ा हो, ठीक है, या फिर जो अबनॉर्मल जो आने का रास्ता हो वो उसके अंदर यदि कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, या फिर कॉर्ड वगैरह जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सब सारी कंडीशन होगी वो उसके अंदर लंबे समय तक यदि जो लेबर का टाइम पीरियड चलेगा तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि क्वाड प्रोलैप्स, ठीक है। क्वाड प्रोलैप्स का मतलब ऐसा होता है कि जब बेबी वेजाइनल रूट के द्वारा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके द्वारा बच्चे के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वो उसके अंदर कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो कंप्रेस हो जाएगी तो बच्चे के अंदर जो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो इनडायरेक्टली उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट द चाइल्ड नेक, ठीक है, और या तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे के गर्दन के ऊपर वो लपेट जाती है तो इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो उसके अंदर डिलीवरी के टाइम पे उसके अंदर अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिले ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है, और ब्रीथिंग प्रोसेस यदि अच्छे से इनिशिएट नहीं हो पाता है तो वो कंडीशन में उसके अंदर बर्थ एस्फिक्सिया अराइज कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द पोस्टमार्टम, ठीक है। तो पोस्टमार्टम का मतलब रहेगा कि उसका बर्थ होने के बाद में ऐसे कौन से कॉजेस रहेंगे जिसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, ठीक है।
हियर आर द पल्मोनरी एंड द कार्डियक अबनॉर्मलिटी, मतलब लंग्स के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन कंजेनाइटल प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट के अंदर कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम रहेगी, तब भी उसका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होगा वो ब्लड के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स डिले, ठीक है, मतलब जो ब्रेन के द्वारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस के लिए जो लंग्स को जो स्टिमुलेशन मिलते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन सेंटर के द्वारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसमें द्वारा रेस्पिरेशन सेंटर होता है वो उसके अंदर डिले रेस्पॉन्स देता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मस्कुलर डीएक्टिवेशन, मतलब रेस्पिरेटरी जो मस्कुलर जो होती है इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल, उसके अंदर यदि वीकनेस रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्री टर्म चाइल्ड, ठीक है, प्री टर्म चाइल्ड का मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका जो वेट या फिर उसका जो एक्टिविटी रहेगी वो यदि डिक्रीज रहेगी, ठीक है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो रेस्पॉन्स नहीं मिलेंगे और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो अच्छी तरह से उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। ओके, द नेक्स्ट after the etiological factors regarding the birth asphyxia, the next the pathophysiology mechanism regarding the birth asphyxia, ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म होगा वो उसके अंदर चलता है, ठीक है। इसके अंदर रहेगा ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब किसी भी इटियोलॉजी की वजह से उसके अंदर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, तो आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, ठीक है, मतलब जो आर्टरीज होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल होगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा CO2 का लेवल होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा वो उसके अंदर बढ़ जाएगा, और जब भी बॉडी के अंदर जो CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है, ठीक है, तो और रेस्पिरेशन सिस्टम की वजह से होता है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस उसके अंदर अराइज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस रहेगा, फॉर द एनर्जी द स्टोरेज ग्लूकोज आर यूटिलाइज्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेवल यदि डिक्रीज हो जाने के बाद में जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का कंडीशन होता है वो उसके अंदर स्टिमुलेट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब भी CO2 का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर जो स्टोर रहता है जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी के अंदर जो एनर्जी के लिए वो यूज के अंदर लिया जाता है, ठीक है, और उसकी वजह उसके अंदर जो स्टोरेज जो फैट होता है या फिर जो ग्लूकोज होता है उसका यूटिलाइज होता है, उसके बाद में उसका वेस्ट मटेरियल भी बनता है, ठीक है, तो वो वेस्ट मटेरियल रहेगा कीटोन और द लैक्टिक एसिड, ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड जो कीटोन बॉडीज वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, तो उनका जो स्पेस होता है वो अबनॉर्मल तरीके का होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एसिडोसिस होता है और ब्लड का पीएच होता है वो भी उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है और पीएच होता है वो उसके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। Then next one the risk of the pulmonary artery pressure, ठीक है, और इसके वजह से CO2 वाला ब्लड होगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा और उसकी वजह से जो पल्मोनरी जो आर्टरी होगी वो उसके अंदर प्रेशर होगा वो उसके अंदर ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से राइट हार्ट डिस्टर्बेंस, मतलब राइट हार्ट वाला जो जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो राइट हार्ट वाला जो पार्ट होता है वहां पे जुड़ी हुई होती है तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने देखा कि बॉडी के अंदर जो स्टोर फॉर्म के अंदर ग्लूकोज होता है वो भी उसके अंदर यूटिलाइज हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर डिक्रीज रहेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल होगा वो भी उसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ब्लड वाला पार्ट होगा उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा और उसकी वजह से जो ब्रेन को जो यूज करने के लिए जो ग्लूकोज का लेवल का जरूरत रहेगा तो वो उसको ग्लूकोज होगा वो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा और उसके अलावा जो उसके अंदर सेरिब्रम रहेगा मतलब ब्रेन के अंदर एडिमा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन या फिर इसके अलावा जो एनर्जी नहीं मिला तो उसके अंदर टिश्यू परफ्यूजन होगा उसके अंदर
अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट जो कीटोन बॉडीज और जो लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इरेगुलर तरीके से जो एडीएच का प्रोडक्शन होगा और मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो इनडायरेक्टली किडनी के ऊपर उसके अंदर अफेक्ट उसका पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाले कंडीशन के अंदर जो एपनिया वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर प्रॉपर्ली अराइज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हार्ट अफेक्टेड हो गया, लंग्स अफेक्टेड हो गया और उसके बाद मेटाबॉलिक सिस्टम उसके अंदर अफेक्टेड हो गया और उसके बाद ब्रेन की तरफ से जो रेस्पॉन्स जाने चाहिए तो वो ब्रेन के अंदर भी एडिमा होने की वजह से वो रेस्पॉन्स भी उसके अंदर अच्छी तरह से नहीं जा पाते, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा ओवरऑल तरीके से बर्थ एस्फिक्सिया मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर जो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ब्रीदिंग पैटर्न उसके अंदर अराइज हो जाता है। Okay, the next one, after the pathophysiology mechanism regarding the birth asphyxia, the next heading, the clinical manifestation noticed in the baby with the birth asphyxia, मतलब जो birth asphyxia वाली जो कंडीशन एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रहेगी तो उसके अंदर सिम्टम्स कौन से आप नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसकी सीवियरिटी के जो दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो कंडीशन रहती है जो बर्थ एस्फिक्सिया उसको जो दो स्टेजेस के अंदर उसको डिवीजन किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन रहती है एस्फिक्सिया लिविडा, ठीक है। तो एस्फिक्सिया जो लिविडा वाली कंडीशन रहेगी वो बहुत ही अर्ली या फिर जो इनिशियल जो स्टार्टिंग की जो एस्फिक्सिया की जो स्टार्टिंग की जो एज है तो स्टेज रहेगी उसको हम एस्फिक्सिया लिविडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर सिम्टम्स रहेंगे एज अ मॉडरेट डिस्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रन होगा उसकी जो वीकनेस या जो कमजोरी होगी वो मॉडरेट लेवल की होगी, ठीक है। मतलब थोड़ी सीवियर से थोड़ी उसके अंदर इंप्रूवमेंट उसके अंदर रहेगा, ठीक है। स्टेज ऑफ द साइनोसिस, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से टिश्यू होगा वो उसके अंदर जो पेननेस मतलब साइनोसिस वाली कंडीशन होगी वो उसके टिश्यू के अंदर हमको नोटिस की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर जो अपगार स्कोरिंग रहेगा तो अपगार स्कोरिंग रहेगा वो उसके अंदर 4 to 6 मतलब उसके अंदर माइग्रेट जो डिस्ट्रेस रहेगा तो इसके वजह से जो अपगार स्कोरिंग रहेगा वो उसके अंदर 4 to 6 उसके अंदर अपगार स्कोर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन थर्ड जो सेकंड वन था एस्फिक्सिया पैलिडा, ठीक है। मतलब जो सेकंड जो बर्थ एस्फिक्सिया की जो कंडीशन रहेगी जो उसका नाम रहेगा एस्फिक्सिया पैलिडा, ठीक है। तो एस्फिक्सिया जो पैलिडा वाली कंडीशन द लास्ट या फिर जो ऑनसेट स्टेज मतलब जो लेट स्टेज या फिर जो लास्ट जो ऑनसेट स्टेज होती है बहुत ही सीवियर टाइप के इसके अंदर, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे सीवियर डिस्ट्रेस मतलब जो बेबी होगा वो बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टेज के अंदर वो कमजोरी उसके अंदर ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा स्टेज ऑफ शॉक, ठीक है, वो बेहोशी की कंडीशन के अंदर भी मतलब बेहोशी की स्थिति के अंदर भी वो जा सकता है, ठीक है। उसको शॉक के अंदर भी वो जा सकता है, बेहोश भी वो हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपगार स्कोरिंग इज 0 to 3, इसके अंदर जो अपगार स्कोरिंग रहेगा वो 0 से लेकर 3 तक रहेगा, मतलब इसके अंदर अपगार स्कोरिंग होगा वो बहुत ही कम उसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा वेरी लो प्लाज्मा ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो बहुत ही डिक्रीज उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स रहेंगे दो स्टेजेस के अंदर बर्थ एस्फिक्सिया के अंदर हम नोटिफाई कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन after the clinical manifestation regarding the birth asphyxia, the next heading, the diagnostic criteria to confirmation about the birth asphyxia are the following, ठीक है। तो इसी के अंदर सबसे पहले जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर उसके जो फैमिली मेंबर्स या फिर जो उसकी मदर रहेगी तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे या फिर उनके पास में जो पुरानी कोई रिपोर्ट या फिर जो फाइलिंग वगैरह रहेगी तो उसको यदि हम उसके अंदर जो फॉलो अप करेंगे तो उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मदर से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी के टाइम की जो कोई फाइल रहेगी तो उसके अंदर मदर को कुछ माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन, एनीमिया वाली कंडीशन या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसके अंदर रहेगा, ठीक है। या फिर कोई अदर जो मदर रहेगी वो ड्रग थेरेपी वगैरह ले रही है तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।
या फिर इसके अलावा जो इंट्रा पार्टम के अंदर यदि बर्थ हो रहा होगा तो उसके पार्ट में यदि कोर्ड प्रोलेप्स वाली कंडीशन या फिर जो लंबा जो लेबर का टाइम पीरियड चला होगा तो ये सब जो रिकॉर्ड्स होगा वो उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर हमको आइडेंटिफाई रहेगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो पोस्टमार्टम कंडीशन के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसके अंदर जो लंग्स होगा वो उसके अंदर अफेक्टिव नहीं रहेगा, कार्डियक प्रॉब्लम उसके अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो नर्वस सिस्टम रहेगा वो उसके अंदर डिफेक्टिव तरीके से रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके हेड टू टो उसके अंदर हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर साइनोसिस लगेगा, उसके अंदर बेबी होगा वो वीकनेस उसके अंदर लगेगी, ठीक है। शॉक वाली कंडीशन लेट स्टेज के अंदर वो शॉक वाली कंडीशन के अंदर इनएक्टिव तरीके से वो बिहेव करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट और उसका जो कंफर्मेशन करने के लिए अबगर स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो अबगर स्कोरिंग का क्राइटेरिया वो उसके ऊपर हम एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो ब्रेन का एक्सरे या फिर जो एमआरआई स्कैनिंग वगैरह या फिर चेस्ट वाले एरिया के अंदर कुछ डिफेक्ट वगैरह है तो उसको कंफर्मेशन करने के लिए चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, और ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही है तो उसके अंदर जो एमआरआई स्कैनिंग के द्वारा उसका कंफर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर द कंफर्मेशन के बाद में उसका मैनेजमेंट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए जो अलग अलग जो इंटरवेंशन क्राइटेरिया होगा वो उसके ऊपर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा द इनिशियल इंटरवेंशन, ठीक है। तो इनिशियल इंटरवेंशन के अंदर रहेगा सबसे पहले शुरुआत के अंदर हमको स्टार्टिंग के अंदर बर्थ होने के बाद में हमको उसके अंदर क्या क्या करना रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमको सबसे पहले जो बच्चे को डिलीवर करने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, उसको पहले से जो गर्म किए हुए टॉवल के अंदर उसको लपेट देना, उसको रैप कर देना है, या फिर जो रेडिएंट मार्मर होता है उस मार्मर के नीचे उसको रख देना, ठीक है। फिर बर्थ होने के बाद उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करना है, या तो फिर जो चेस्ट वाला एरिया वहां पे या फिर जो कमर वाला पीछे वाला जो एरिया होता है वहां पे हमको टैपिंग करना होता है, या फिर जो सोल वाला पोर्शन होता है वहां पे हमको इस वे के अंदर करने का होता है, या फिर जो पाम वाला जो पोर्शन होता है उसके नीचे हम फ्लिकिंग उसके अंदर करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कीप इन द सुपाइन पोजीशन पे बच्चा होता है उसको सुपाइन पोजीशन के तरीके सीधा रखेंगे और उसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी होगी वो उसके अंदर अप्लाई कर दे, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर रिससिटेशन मतलब जो सीपीआर का प्रोसेस होगा वो सीपीआर का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर अप्लाई देके उसका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होगा वो उसके अंदर मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द बर्थ एस्फिक्सिया, ठीक है। बट इसी के बाद में एक जो क्राइटेरिया रहेगा द नेक्स्ट जो बर्थ एस्फिक्सिया वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसके अंदर उसका मैनेजमेंट जो इनिशियल जो स्टार्टिंग फेज के अंदर जो मैनेजमेंट होता है जैसे सक्शनिंग कर दिया, उसको गर्म कपड़ों के अंदर हमने लपेट दिया, उसके अंदर स्टिमुलेशन हमने दे दिया, ऑक्सीजन थेरेपी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसको सुपाइन पोजीशन दे दिया, ठीक है। ये सब करने के बाद में उसके अंदर जो असेसमेंट होता है वो उसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग ये 5 वे के अंदर उसका असेसमेंट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो रेस्पिरेशन रेगुलर रहेगा, हार्ट रेट उसका 100 से अबव रहेगा, और एक्रोसाइनोसिस मतलब जो ओनली फॉर जो हथेली वाला जो पार्ट होता है और पाँव के अंदर जो तलवे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ओनली फॉर साइनोसिस होता है, मतलब रेस्पिरेशन रेट होगा वो रेगुलर होगा, हार्ट रेट होगी वो हार्ट जो 100 से अबव रहेगी, बट उसके अंदर साइनोसिस होगा वो ओनली फॉर हथेली वाला पार्ट और जो तलवे वाला पार्ट होता है वहां पर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा इंटरवेंशन रहेगा ओनली फॉर प्रोवाइड रूटीन केयर, मतलब जो रूटीनली जो केयर होती है वो उसके अंदर हमको देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा यदि हम असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर आता है कि रेस्पिरेशन है वो रेगुलर तरीके से है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन यदि रेगुलर है, ठीक है, हार्ट रेट उसका 100 से अबव वो नॉर्मली है, ठीक है, बट उसके अंदर साइनोसिस वाले मतलब पूरी बॉडी के अंदर यदि साइनोसिस है, ठीक है, तो उसका जो इंटरवेंशन रहेगा प्रोवाइड द ऑक्सीजन थेरेपी, उसके अंदर हमको ऑक्सीजन थेरेपी देने का उसके अंदर जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम देखेंगे कि उसके अंदर इरेगुलर रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन अभी तक इरेगुलर तरीके से है, हार्ट रेट अबव 100 मतलब हार्ट रेट उसके अंदर
अंदर जो श्वास से अबव उसके अंदर रहती है, ठीक है, और उसके अंदर साइनोसिस वाली कंडीशन भी है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव एयरवे वाला जो वेंटिलेशन होगा और ऑक्सीजन थेरेपी और जो एम्बू बैग के द्वारा उसको ऑक्सीजन देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाला रहेगा कि उसके अंदर जो इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन होता है वो दोनों उसके अंदर जो सांस अंदर लेने के लिए जो ऑक्सीजन होगा उस टाइप का वेंटिलेशन उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ असेसमेंट किया जाएगा इफ द इरेगुलर रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन होगा वो उसके अंदर इरेगुलर रहेगा, ठीक है, हार्ट रेट उसके अंदर बिलो 100 हार्ट रेट होगी वो उसके अंदर कम हो जाएगी, श्वास से उसके अंदर कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर साइनोसिस भी दिखेगा, तो उसके अंदर हमको पीएपी मतलब पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाला वेंटिलेटर के ऊपर हमको रखने का, मतलब उसके अंदर ओनली फॉर इंस्पिरेशन करने का